हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगी आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस सेशन के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास आज की। पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है, स्क्रीन पर पहला सवाल है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास का जो अधिकार है, इस विकास के अधिकार को मान्यता दी है। अब ये सवाल आपके लिए होगा बहुत इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए कि ये सवाल आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है। केशवानंद भारती मामले में, ये 1973 में आया था, या फिर ऑरीविले फाउंडेशन बनाम नेवरोज कैसर जो केरसप मामला है 2025 का, इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में, या ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में। अब देखो 2025 चल रहा है, 2025 का ही ये मामला था। खैर, इससे भी आप थोड़ा अनुमान लगा के इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन अनुमान नहीं लगाना है, बात को पूरी को समझना है। इसका आंसर तो हो जाएगा जो ओरोविले फाउंडेशन बनाम नेवरोज केरसप है, इसके तहत 2025 के तहत विकास के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो ओरोविले विकास है, या मैं कहूँ कि जो एक ओरोविले है तमिलनाडु की, ठीक है। अगर बात करूँ, एक कंपनी है ओरोविले की बात करी जाए, ओरोविले, तो जो ओरोविले है, ये ओरोविले है, ये कहाँ की कंपनी फाउंडेशन है, ये है तमिलनाडु की एक फाउंडेशन है, ठीक है। अब जब ये तमिलनाडु की फाउंडेशन है, तो यहाँ पर जो है इस तमिलनाडु की फाउंडेशन को कुछ अपने इंडस्ट्री एरिया बनाना था। इंडस्ट्री एरिया बनाना था, तो देखो इंडस्ट्री एरिया बनाने के लिए लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। जब इसको भूमि चाहिए तो वहाँ पे जो है लोगों ने अपील करी। अगर भाई इन्होंने कहा कि जी हमें भूमि चाहिए, इंडस्ट्री एरिया बनाने के लिए जब भूमि चाहिए, लोगों ने कहा कि भाई अगर आप भूमि लोगे तो यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रभावित होगा, पेड़ काटे जाएंगे। तो बोले कि हाँ जी, यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रभावित होगा। तो इन्होंने नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है, इसका अगर बात करें, तो इन्होंने कहा कि जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करी जाए, ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करें, तो यानी कि पर्यावरण, कि भाई अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हो तो जो पर्यावरण है ये खतरे में आएगा, कि पर्यावरण को खतरा है अगर आप यहाँ पे, अगर कोई तमिलनाडु में कि इस प्रकार से अगर आप फाउंडेशन बनाते हो तो। अब ये बात जाती है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखो जो, और एक तरफ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात की, एक तरफ तो था यहाँ पर आपका ओरीविले फाउंडेशन, ठीक है। जो ओरीविले फाउंडेशन है, इसकी बात करें तो ओरीविले फाउंडेशन, और एक तरफ था आपका जो नवरेज मोदी केस था 2025 का, वो, ठीक है। अब नवरेज मोदी केस था 2025 का, सॉरी 2005 का, और जो ओरीविले केस था ये था आपका 2025 का। ओरीविले केस 2025 का जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जो फाउंडेशन इंडस्ट्री लग रही थी, वो नवरेज जो मोदी केस था, नवरेज मोदी केस 2005 का, उसके तहत बोलते थे कि भाई उसको देख करके डिसीजन दिया कि आप कहीं पर भी ऐसे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जहां पे इन्वायरमेंट प्रभावित हो। इस केस को पलटा, यानी कि जो नवरेज मोदी केस था 2005 का, उस केस की बात को पलटा सुप्रीम कोर्ट ने, और जो ओरोविले फाउंडेशन केस था, इस केस में जान डालते हुए बोला कि देखो अगर कहीं पर डेवलप करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्री अगर लगानी है, विकास करना है, तो कॉमन सी बात है, कुछ चीज़ें तो प्रभावित होंगी ही होंगी। तो अब इस विकास के अधिकार को, कि देखो पर्यावरण हम यहाँ से हटके कहीं और भी बचा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फाउंडेशन या इंडस्ट्री वहाँ से हटके कहीं और लगाने में प्रॉफिट, या फिर कहीं और लगाने में इतनी सारी चीज़ें ना मिल पाए। तो विकास के अधिकार को देते हुए इन्होंने जो नवरेज मोदी केस है उसे पलट दिया है, और ओरीविले फाउंडेशन बनाम जो नवरेज केस है, यहाँ पे केरसप केस है 2025, ये बना है नया केस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे।
स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के समान विकास का अधिकार माना गया है कि भाई जो स्वच्छ पर्यावरण का विकास है वो हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना जरूरी विकास का अधिकार है। तो पर्यावरण का अधिकार भी जरूरी है और विकास का अधिकार भी जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि पर्यावरण के अधिकार के बराबर ही हम विकास का अधिकार मानते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में जो ऑरोविले फाउंडेशन है उसको स्थापित की मंजूरी दी थी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा सवाल। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे चुकी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देखो, हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए एमबी मनी किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च एमबी मनी फॉर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। इसके लिए भाई किसने पर्सनल मैनेजमेंट के लिए पीवी मनी लॉन्च किया है? पैसा बाजार ने लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट ने, उबेर ईट ने या ओयो रूम्स ने? अगर बात करी जाए यहाँ पे पीवी मनी की, तो देखो जो ये पीवी मनी है ना, अगर इसकी मैं बात करूँ, जो पीवी मनी है इसको जो लॉन्च किया है, इसको लॉन्च करने वाला है पैसा बाजार। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च करा गया है पैसा बाजार के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी बात क्या है, ये जो पैसा बाजार के द्वारा जो पीवी मनी लॉन्च किया है ये किसके लिए है? ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये होगा पर्सनल फाइनेंस है ये, यानी कि कह सकते हैं कि पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए एक निवेश है ये। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? ये होगा भी निवेश है एक प्रकार का। और ये किस प्रकार का निवेश है? तो ये व्यक्तिगत मैनेजमेंट के लिए होगा। व्यक्तिगत वित्त मैनेजमेंट की बात करें तो वित्त प्रबंधन के लिए जो है होने वाला है। ठीक है, और क्या होगा निवेश? इसमें सेविंग पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है पैसा बाजार ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा बाजार ने जो है पीवी मनी लॉन्च किया है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एक जो किलीफिश है, मछली की प्रजाति है ये। तो अगर बात करें यहाँ पे, ये किलीफिश की जो नई प्रजाति है गोंगोनी वन में खोजी गई है। और यह गोंगोनी वन कहाँ पर है? आपको बताना है गोंगोनी वन। रिसेंटली ए न्यू जो है क्या रहा है कि स्पाइस ऑफ क्या बोलते हैं सर्टियली, एक जो किलीफिश है, अगर इसकी बात करें, इंटीग्रेटेड जो किलीफिश है हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द गोंगोनी फॉरेस्ट। तो कह रहा है कि वेयर इज अ गोंगोनी फॉरेस्ट? गोंगोनी फॉरेस्ट कहाँ पर होगा? ये केनिया में होगा, ब्राज़ील में, या फिर इक्वाडोर में, कोंगो में। अगर बात करी जाए, देखो यहाँ पे बात करें कि किलीफिश, अगर बात करें किलीफिश, देखो ये है किलीफिश, आप देख रहे हो, ये है किलीफिश। और इस अगर किलीफिश की बात करी जाए तो ये किलीफिश जो है भाई आपकी एक नई प्रजाति हो जाएगी। ये एक नई प्रजाति है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो है इसका पतन हो चुका है लगभग। तो ये लगभग इसका जो है आप देखेंगे कि इसका पतन हो चुका है लगभग, लेकिन ये फिर से देखी गई है। और ये देखी कहाँ पर गई है? तो ये जो है गोंगोनी वन में देखी गई है। ठीक है, ये देखी गई है गोंगोनी वन में। अब गोंगोनी वन की बात करूँ तो ये कहाँ पर होगा गोंगोनी वन? ये हो जाएगा केनिया में। ठीक है, ये देखी गई है केनिया में। अच्छा, इसको रेड लिस्ट में, रेड डेटा बुक में डाल दिया गया था। बिल्कुल, ये जो थी अभी तक ये रेड डेटा बुक में थी। अब रेड डेटा बुक की बात करें तो रेड डेटा बुक मतलब क्या होता है कि भाई इसको जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय बताया गया था। ठीक है, इसको गंभीर रूप से लुप्त प्राय बताया गया था। ठीक है, अब जब ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति में आई तो लुप्त प्राय बताया गया इसको। तो अब यहाँ पे बात करें इसकी, तो इसको जो रेड डाटा में डाला था वो किसने डाला था? IUCN के द्वारा, इसको IUCN के द्वारा भाई इसको रेड डाटा लिस्ट में जारी करा गया था। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें तो IUCN कब बनता है आपको पता होगा, 1948 में जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन जो है ये बनता है 1948 में। और ये कहाँ पर हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ग्लैंड स्विट्जरलैंड की बात करें, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी किलीफिश। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, केनिया की बात करी जाए तो केनिया का तो यहाँ पे देखेंगे आंसर हो जाएगा केनिया। और केनिया की बात करूँ कैपिटल हो जाएगी इसकी
नैरोबी, क्या हो जाएगी, नैरोबी कैपिटल हो जाएगी। और केन्या में आपको पता है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है, यूएनईपी जो है इसका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज, पारसी नववर्ष नवरोज जो है एक फेस्टिवल है, ये मनाया है और इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, ये बताना है। रिसेंटली द क्या बोलते हैं, पारसी न्यू ईयर नवरोज was celebrated when was it a include in the IU's क्या बोलते हैं, सॉरी, UNESCO। अगर बात करें इसमें तो यूनेस्को जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है इसमें इसको कब शामिल किया था, पूछे 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। अगर देखो बात करी जाए नवरोज की, तो नवरोज क्या है, यहाँ पे मैं बात करूँ नवरोज, नवरोज ये ना पारसी जो धर्म है, इन पारसी धर्म जो है, इन पारसी धर्म का ये नया साल है, ठीक है, या न्यू ईयर या न्यू साल है ये, ठीक है, पारसी धर्म वालों का नया साल है, पारसी समुदाय वालों का नववर्ष है। ये मनाया किनकी याद में जाता है, तो ये जो स्टार्ट किया था ये पैगंबर जोस्टर ने शुरू करा था। इसको शुरू करने वाले जो हैं ये हैं पैगंबर जोस्टर की बात करें तो पैगंबर जोस्टर के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया, ठीक है। दूसरी बात है यूनेस्को ने कब इसमें शामिल करा है, तो इसको यूनेस्को की बात करें तो इसको यूनेस्को में जो शामिल करा गया है ये 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल करा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल करा गया। तो ये जो है हमारा आप देखेंगे कि पारसी धर्म का नवरोज फेस्टिवल है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है यहाँ पर कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी, क्या है, संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। कह रहा है यहाँ पे कि विद whom हैज द लोकसभा सेक्रेटरी की बात करें कि रिसेंटली सिग्नेड इन एग्रीमेंट टू लॉन्च संसद भाषणी। आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, नीति आयोग के साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ। अगर संसद भाषणी की बात करी जाए यहाँ पे तो ये संसद भाषणी को लेकर के एक एग्रीमेंट किया गया है। लोकसभा और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर बात करी जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है भाई लोकसभा सचिवालय एक तरफ एग्रीमेंट हुआ है संसद भाषणी का। संसद भाषणी की बात करी जाए इनका एग्रीमेंट होता है, एक तरफ तो है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ तो है लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और इसके साथ में है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है समझौता हुआ लोकसभा सचिवालय ने और संसद भाषणी को लेकर के शुरू करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना ने जो है यहाँ पे समझौता करा है। समझौता जो करा है ये बहुभाषी जो है बातों के लिए, ये जो संसद भाषणी स्टार्ट करी गई है ये बहुभाषी के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है, बहुभाषी के लिए इसको शुरू करा गया है। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये जो है इस बहुभाषी का यूज़ कैसे होगा, एआई का यूज़ करके यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसके महासचिव कौन रहे हैं, उत्पल कुमार सिंह की बात करूँ, इसके महासचिव रहे हैं, महासचिव रहे हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह इसके महासचिव रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है एग्रीमेंट हो चुका है। अगला सवाल है हमारा स्क्रीन पर सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है यहाँ पर कि हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए यहाँ पे इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ है, इसको लॉन्च किया गया है।
हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च समर्थ एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर ए इनोवेशन इन ए क्या बोलते हैं टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर। ये किसने लॉन्च किया है? CERT इनने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने, IIT दिल्ली ने, E ने इसको लॉन्च किया है। तो देखो, अगर समर्थ प्रोग्राम की बात करी जाए कि भाई एक समर्थ प्रोग्राम को लेकर के बात कर रहे हैं, और ये जो समर्थ प्रोग्राम है इसको जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया है E ने, ठीक है, E के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और अगर E की बात करें तो ये है क्या चीज़, यानी कि आप C की बात करूँ तो यहाँ पे ना ये E नहीं होगा, ये C होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये C होगा, C क्योंकि इसकी फुल फॉर्म C से होगा, ये होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर बात करूँ ये है क्या, तो ये है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको जो लॉन्च करने का जो उद्देश्य है ना, इसको समर्थ को, इसका जो उद्देश्य है कि भाई क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये टेलीकॉम स्टार्टअप में जो है इंक्यूबेशन प्रोग्राम का पालन पोषण करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। कि जो टेलीकॉम है, अगर इसकी बात करें कि जो टेलीकॉम है, इस टेलीकॉम स्टार्टअप की बात करी जाए तो इस टेलीकॉम स्टार्टअप में इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इसको उसका पालन पोषण करने के लिए इसको लॉन्च किया है, और ये C के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो समर्थ देखेंगे आप, समर्थ की बात करें, इस प्रोग्राम को जो है C यहाँ देखेंगे C ने इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। देखो, सवाल नंबर 7 है, हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने करी है? तो महाटेक स्थापित करने के लिए किसने घोषणा करी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगर बात करें तो इसकी घोषणा करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा, और महाराष्ट्र ने इसकी घोषणा करी है। यहाँ के CM कौन हो जाएंगे? यहाँ के CM हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। की बात करें तो ये फडणवीस हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस। और इनकी बात करूं तो भाई इन्होंने जो है यहाँ पे महाराष्ट्र ने जो है महाटेक स्थापित करने की घोषणा करी है, ठीक है। अच्छा, इसका टारगेट क्या रहेगा? तो इनका जो है महाटेक का जो टारगेट है, इसका टारगेट रहने वाला है यहाँ पे कि भाई ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है रखेंगे, या फिर इतनी इकोनॉमी बनाएंगे। कितनी इकोनॉमी का टारगेट है इनका? इनका है जी $1 ट्रिलियन की बात करें, $1 ट्रिलियन $, जो है इतनी इकोनॉमी का इनका जो है, इतनी इकोनॉमी का इनका टारगेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, और पूरा करने के लिए योजनाओं को गति के साथ क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है। और इन्होंने इन योजनाओं को काम करने के लिए एक महाटेक संगठन बनाया है, ठीक है। चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहे यमनाथ जो गोयनका है, यमनाथ गोयनका एक ये पुरस्कार है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो रमनाथ गोयनका अवार्ड जो है विच वाज इन, क्या रहा है कि यहाँ पे न्यूज़ रिसेंटली रिलेटेड टू व्हाट, किससे ये जो है कि जो न्यूज़ है ये रिसेंटली किससे संबंधित होगी, क्यों चर्चा में है? पत्रकारिता से संबंधित हो जाएगा पुरस्कार, खेल से, संगीत से, फिल्म से। अगर इस पुरस्कार की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे यमनाथ गोयनका है, इनका जो संबंध है, यमनाथ गोयनका जो पुरस्कार है, इसका संबंध हो जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में। किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अवार्ड शुरू कब होता है? अगर बात करें तो ये जो है 2025 में दिया गया है, 2025 में दिया गया है। और अगर मैं बात करूं कि ये शुरू कब होता है, तो ये अवार्ड जो शुरू हुआ था, ये 2005 में शुरू होता है, ठीक है। 2005 में शुरू होता है, और इस बार जो दिया गया है 2025 में 19वें क्रम का दिया गया है, ठीक है। राशि कितनी दी जाती है इसमें? तो इसमें अगर राशि की बात करी जाए तो भैया 1 लाख रुपए जो है इसमें राशि होती है, ठीक है। 1 लाख रुपए इसमें राशि होती है। और ये कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो अगर यहाँ पे श्रेणी की बात करें तो ये 20 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है।
20 श्रेणियों में, और इन 20 श्रेणियों में अवार्ड कितने दिए जाते हैं? 27 अवार्ड दिए जाते हैं 20 श्रेणियों में, ठीक है। चलिए, और किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिए जाते हैं, ठीक है। कौन देता है? देता कौन है इस पुरस्कार को? तो भाई देता किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो हमारे प्रेसिडेंट इनके द्वारा दिया जाता है, पत्रकारिता का पुरस्कार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे अच्छे से। चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा रहा है? कि भैया 2023-24 में भारत में जो धन आया है सबसे ज्यादा कहाँ से आया? यूएसए से। ये यहाँ पे एक तो देखो ये यूएई होगा, है ना। तो यूएई, यूएसए, यूके या फिर सिंगापुर, कहाँ से आया है? अगर बात करी जाए धन की, आरबीआई ने जो सर्वेक्षण करा है इसके अनुसार 2023-24 में जो धन प्रेषण रहा है, तो कौन सा सबसे टॉप देश रहा है जो भारत के साथ धन प्रेषण में रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये कौन सा रहा है? ये रहा है यूएस। धन प्रेषण में रहने वाला जो टॉप देश होगा हमारा, यानी कि अगर रेमिटांस की बात करूं तो धन प्रेषण का वही मतलब है रेमिटांस, इसका मतलब की बात करें तो ये वही है रेमिटांस, है ना। ये रेमिटांस में जो भाई सबसे ज्यादा रहा इंडिया के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, वो रहा है यूएसए, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक धन प्रेषण रहा यूएसए का। अब इंडिया में आया है कितना, लगभग कितना परसेंट आया है? अगर परसेंट में बात करें तो 27.7% भाई इतना धन प्रेषण रहा है यूएसए का इंडिया के साथ। सेकेंड नंबर पे कौन रहा है? सेकेंड पे रहा है यूएई, ये रहा है हमारा सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो इंडिया, और इंडिया में जो कौन से स्टेट है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ भारत में किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आया, भारत के जो राज्य हैं, तो देखो सबसे पहले जो आया, सबसे नंबर 1 पर जो आता है रैंक में, ये आता है महाराष्ट्र। यहाँ पे रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आया रेमिटेंस। और दूसरे नंबर पे आता है आपका केरल, दूसरे नंबर पर आता है केरल, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 10। हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में इंडिया की आप रैंक बताएंगे कि 115वीं है, 116वीं है, 117वीं, 118वीं। अगर मैं यहाँ पे खुशहाली सूचकांक की बात करूँ तो अगर बात करी जाए खुशहाली सूचकांक की, देखो सबसे पहले जो हमारे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर इसकी बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 की, तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको जारी करता है SDSN, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर बात करें तो ये हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। सॉल्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे रैंक की बात करूँ तो पहले नंबर पे कौन आया है रैंक में? सबसे पहला नंबर किसका है? ये है फिनलैंड का। किसका हो जाएगा? जो फिनलैंड है इसका हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आया था? ये आता है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क की बात करेंगे। और अगर बात करें कि भारत किस स्थिति में है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत जो 2025 में जो स्थान रहा है भारत का, वो रहा है 118। और जो 2024 में स्थान रहा था भारत का, वो कौन सा रहा था 2024 में? 126, ठीक है। तो अगर बात करें कि 126 से भारत 118वां नंबर पर आया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इम्प्रूव भी है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 126। लास्ट पायदान की बात करें कि भाई लास्ट पायदान पे कौन है, तो ये है 127 नंबर पर अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत रहा है यहाँ पे 118वें स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। आज का शुरुआत वाला भी, लास्ट सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिपोर्ट आ चुकी है। और अगर बात करें 2018 से 20 के बीच में, और ये 2022 से 24 के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये लास्ट सवाल था। बाकी चीज़ें देखते हैं कल, और आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।